है स्टूडेंट्स, हमारे साथ में कनेक्टेड है आज अनुराग तिवारी एंड ही हैज रिसेंटली क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस। सो लेट्स नो हिज जर्नी। इनके पास बहुत सारी कहानियां हैं शेयर करने के लिए एंड आई आल्सो नो हिम वेरी वेल एज अ स्टूडेंट। सो आई वेलकम यू अनुराग, हाउ आर यू डूइंग? Thank you very much. I'm very fine. What about you, ma'am? I am also doing good, dear. Thank you for asking. Okay. तो पहली बात तो आप मुझे ये बताओ कि आपका क्या रिजल्ट आया है, क्या रैंक आई है? Ma'am, recently I have qualified CSIR Net JRF with All India rank 170 and इसके पहले भी मैं 2 एग्जाम नेट लेक्चररशिप का क्वालिफाई किया था। तो एक में 113 रैंक थी और एक में 52 रैंक थी। इसके अलावा मैंने गेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है 2020 का। ओके, सो 3 times नेट एंड 1 गेट, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और इसके पहले आपने एलएस क्वालिफाई किया था, इस बार आपने जेआरएफ क्वालिफाई की है। तो मुझे बताइए कि लास्ट टाइम आपने क्या मिस्टेक्स की थी जिससे आपका जेआरएफ शायद लास्ट टाइम नहीं आया था, क्या लगता है आपको? मैम, एक पहला मिस्टेक तो मैं ये मानता हूँ कि चीजों को रिवाइज करने का, तो फर्स्ट में क्या होता है कि प्रिपरेशन पूरा हो जाता है और उसी समय टाइम निकल गया। फिर सेकंड टाइम स्टार्ट नोट्स, जो लास्ट टाइम का जो मेरा था, तो मेरा एक एग्जाम में जो पैनिक लेवल था वो बढ़ जाना था। एक्चुअली 2021 में जब मेरा ऑल इंडिया रैंक 52 लगा था, तो मेरे को लगता है मैम एक क्वेश्चन था, एक पैराक्सिसोम, वो फोटो रेस्पिरेशन से क्वेश्चन आया था। तो उसमें हुआ क्या था कि मैम पैनिक लेवल इतना था क्योंकि हिंदी इंग्लिश मिक्स था, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वो हो गया। फिर इसके बाद मुझे लगता है कि जो मिस्टेक हुई बाद में सेकेंड अटेम्प्ट में, तो मेरा प्रैक्टिस ना करना था। मतलब कहने का थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, मैं मानता हूँ कि वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस था। और लिटरली मैं बताता हूँ, सेकंड अटेम्प्ट में बस गया था एग्जाम देने और मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, लेकिन हो गया सिली मिस्टेक। एक कैंसर वाला क्वेश्चन था सेकंड अटेम्प्ट में, वो गड़बड़। कोई ना, बट आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन की, यू कीप ट्राइंग एंड फाइनली आपको जेआरएफ मिल गई। सो क्या प्लान है आगे का, क्या करना है अभी आपको? मैम जी मैम, मेरा पीएचडी का प्लान है, बट अभी मैं कुछ ब्रेक लेना चाहता हूँ, एकेडमिक में काम करना चाहता हूँ और आगे कुछ प्रिपेयर करूंगा असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के लिए। बट अभी मैं थोड़ा सा एक स्टैंड अप लेना चाहता हूँ, टीचिंग स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है। ठीक है, सो बढ़िया बात है, बिग कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। एंड टेल मी, आपके मास्टर्स कब कंप्लीट किए थे आपने, क्या सब्जेक्ट था आपका उस टाइम पे? मैम मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था 2019 में, बॉटनी में मेरा मास्टर था। और इसके पहले की जर्नी यदि मेरे से पूछा जाए तो मैं कहूँ कि ये जो नेट का एक सफर रहा, तो स्टार्ट होता है मेरा बीएससी फाइनल से। एक्चुअली मेरे को एक ये लगा दिमाग में कि मैं बीएचयू को क्वालिफाई करता हूँ, बीएचयू से एमएससी करता हूँ। तो फिर मैं बीएससी फाइनल से स्टार्ट कर दिया। तो बीएससी के फाइनल में दिया तो फेल हो गया। फिर मेरे अंदर से नहीं, मैं सेकंड टाइम कर लूंगा, जैसे स्टूडेंट जेआरएफ के लिए करते, तो मेरे अंदर एक ऐसा बनने लगा, मतलब ईगो हर्ट होने लगा। मैम सेकंड टाइम किया, सेकंड टाइम भी फेल हो गया। टाइम किया, मतलब एमएससी प्रोग्राम दो साल के लिए होता है और मैंने थ्री अटेम्प्ट दिए बीएचयू के लिए एंड फाइनली मैं लास्ट अटेम्प्ट में भी फेल हो गया। फिर और मेरा एमएससी भी चलता रहा, मतलब ईगो इतना थोड़ा सा लगा। फिर वहां से मुझे मोटिवेशन एक ऐसा लगा कि नहीं, अब एमएससी तो हो गया है, तो अब नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। फिर उसके बाद वो थोड़ा सा कोविड वगैरह का हुआ और कोविड में वो एग्जाम थोड़ा डिले विले हो गया और इधर उधर से अपना सेल्फ स्टडी करता उतना अच्छा हो नहीं पा पाता। फिर फाइनली 2021 में कुछ साइंटिस्ट वगैरह बात हुई, शायद डॉक्टर केसी सर के फ्रेंड्स वगैरह, उन्होंने रेफर किया, बोले कि जाओ जोधपुर भाग जाओ और पढ़ो मेहनत लगा के। तो फिर वही जोधपुर से ज्वाइन किया और बढ़िया गाइडेंस, मतलब एक मुझे तो फर्स्ट टाइम विशाल सर, नीलेश सर मिले, है ना, तो एक इतना बढ़िया कोऑपरेटिव रहा। मतलब उस समय थोड़ा इकोनॉमिक इश्यूज भी थे मेरे पास,
तो सर लोगों ने कहा आप पैसों की दिक्कत मत करो, मतलब आप पहले तो एकोमोडेशन वगैरह की, फूड वगैरह की व्यवस्था करो और बढ़िया पढ़ाई करो। Yes. तो इस तरह से स्टार्ट हुई और अच्छा गाइडेंस मिला आईफास में। ओके ग्रेट। है ना? तो बहुत अच्छी रही आपकी जी। जर्नी। एंड टेल मी कि जो आपका रिजल्ट आया है, क्या आपको ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड था या आपको लग रहा था कि नहीं शायद नहीं होगा, या और बेहतर आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपके एक्सपेक्टेशंस क्या थे? नहीं मैम, जब सेकंड अटेम्प्ट का हुआ था, जिस दिन स्कोर कार्ड आ गया था मैम, स्कोर कार्ड आ गया था तो मुझे पता था कि लेक्चररशिप ही होगा। उसी दिन से दूसरे दिन से, आई थिंक इट वाज 28th ऑफ अक्टूबर, वो टाइम था, उस दिन लास्ट वाला आया था स्कोर कार्ड। तो मैं उसी दिन से, तो 29, 30, 31 को छोड़ के मैंने 1 नवंबर से ज्वाइन कर लिया था। 1 नवंबर से ज्वाइन कर लिया था लाइब्रेरी, और कंसिस्टेंसी पूरी 5 जून तक बना के रखा। मतलब बीच में ब्रेक फिर नहीं लिया। मैंने कहा कुछ भी है, मुझे ये लगा था कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट था, हो सकता है कि अच्छी रैंक थी लेक्चरशिप में, तो कुछ अप्रिशिएशन वगैरह होते, तो एक स्टूडेंट होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, हो गया हो जाने अनजाने में। तो मैंने कहा नहीं, कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस, इज द वे ऑफ सक्सेस। तो फिर मैं कंसिस्टेंसी बना के रखा, और बीच में थोड़ा सा कुछ और आरपीएससी वगैरह की भी तैयारी की, ऐसा नहीं है। फिर मतलब अप्रैल से जो अपना था 1-2 महीने का, फिर वो ब्रेक मतलब पढ़ाई तो किया, बट आरपीएससी बॉटनी लिया आईफास से असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोग्राम के लिए। फिर उसके बाद अपन ने अप्रैल, मई, जून जब के मतलब लगा दिया जी। तो फिर मैम अप्रैल जो असिस्टेंट प्रोफेसर का वो लिया बॉटनी का, वो पूरा पढ़ाई किया। फिर उसके बाद डीबीटी भी आ गया। डीबीटी जब आ गया तो डीबीटी भी मुझे ये था मैम कि जेआरएफ चाहिए, एक जेआरएफ रखते हैं फिलहाल, और जेआरएफ के लिए डीबीटी किया। तो डीबीटी का कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया मैम, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब जितना बहुत आ गया। यस। तो पिछला कट ऑफ जो था मैम, तो उस हिसाब से मैं क्वालिफाई हो जाता, लेकिन हो गया, ठीक है, अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए। फिर अपन ने सोचा कि नहीं, अभी इस बार सीएसआई इस बार तो तोड़ना ही है। तो फिर ये हुआ कि अभी जब वो डीबीटी का, तो मुझे मैम लगा कि डीबीटी हो जाएगा। जिस दिन आंसर की आई उस दिन भी लग रहा था, जिस दिन स्कोर कार्ड आया मैम, तो उस दिन तो मेरे होश उड़ गए एकदम से। मतलब थोड़ा सा मतलब ये लगा कि हाँ चलिए ठीक है, हो जाएगा, मैं आंसर की में आया। फिर अपन ने सोचा कि नहीं, हमने कहा रिस्क जोन में कुछ यूट्यूबर्स और लालजी सर का एक वो आया था कट ऑफ का, तो मुझे लगा कि हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि एग्जाम ये वो चल रहा है, एकदम कंटिन्यू चल नहीं रहे हैं सीएसआईआर जेआरएफ वाले। तो जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा, हमने कहा रिस्क नहीं लेना बाबा। फिर इसके बाद अपन ने किया। फिर आईफास का जो 15 मई से स्टार्ट हुआ था मैपिंग सीरीज, मुझे अच्छी तरह याद है। तो 15 मई से लेके मैम 15 मई से लेके 2 जून, आई थिंक 3 जून को पूरा कंप्लीट हुआ था। लास्ट में वो फाइनल कौन सा थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, पूरा किया। और मॉक टेस्ट लिया था, आईफास के लिया था, हालांकि दिया, तो उसमें नंबर अच्छे गेन आते गए मैम। तो लगता था इस बार हो जाएगा, इस बार तोड़ के आएंगे, कोई दिक्कत नहीं था, फुल कॉन्फिडेंस थे मैम इस बार। तो लेकिन क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड रहा है, मतलब रैंक मुझे मतलब ये टारगेट था कि आसपास 50 के आसपास या अंडर 100 तो रहनी चाहिए। पर हो गया, क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था इवनिंग शिफ्ट में। ओके तो हो गया मैम। ओके, सो प्लीज टेल मी वन मोर थिंग कि जो हमारे पूरे 13 यूनिट्स होते हैं सीएसआर नेट के सिलेबस में, तो क्या आपने पूरा सिलेबस प्रिपेयर किया था या फिर आपने कुछ गिन के कुछ यूनिट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया था? आपकी स्ट्रेटेजी क्या होती है इसके पीछे? बिल्कुल नहीं मैम, कोई ऐसा कहीं बात है ही नहीं, कहीं ऐसा है ही नहीं कि आप पूरी यूनिट्स पढ़ो। सबसे ज्यादा केसी सर फर्स्ट क्लास में यही कहते कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, यदि 13 यूनिट्स प्रिपेयर करने की कोशिश करोगे तो आप ट्रैप हो जाओगे, पहली बात। दूसरी बात कि एक बार आप फिजिकल साइंस के हो, केमिकल साइंस के हो, दैट्स फाइन, दैट यू हैव ओनली वन ऑप्शन।
बट इन लाइफ साइंस बहुत स्ट्रीम के बच्चे होते हैं, माइक्रोबायोलॉजी का है, जूलॉजी का है और भी बायोटेक्नोलॉजी का है। तो यू नीड टू ऑप्ट दोज यूनिट्स विच आर फेवरेबल टू यू, आइदर यू आर फ्रॉम बॉटनी बैकग्राउंड, आइदर यू आर फ्रॉम जूलॉजी बैकग्राउंड। तो अपन का ये था मैम कि 9 to 10 यूनिट वो एक डाइवर्सिटी वाली, वो थोड़ा लास्ट में याद करने में हेक्टिक होने लगता है ना। तो 10 यूनिट्स अपन ने कर लिए था, एक एनिमल फिजियोलॉजी और एक आपका डेवलपमेंट। बहुत लोग कहते थे कि डेवलपमेंट मत छोड़ो, बट क्या है था, मुझे रिकॉल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम, ओवरलैप हो जाता था। ओके तो डेवलपमेंट और बस यही दो, और डाइवर्सिटी को तो टच किया था क्योंकि बॉटनी बैकग्राउंड से था, और मुझे ये लगता है कि बॉटनी के लिए ये बेनिफिशियल है ये यूनिट, डाइवर्सिटी वाली। हालांकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बॉटनी से ठीक ठाक है। तो इस तरह से मैम मैं 10 यूनिट्स को टारगेट किया था और हिसाब लगाया था कि एक यूनिट से 6 क्वेश्चन आते हैं, तो 6 दाहम 60 क्वेश्चन पार्ट सी के मिल जाएंगे, उसमें से 40 क्वेश्चन तो अपने हाथ में रहेंगे ना, है ना। और उसी तरह से 4 दाहम 40, तो 40 क्वेश्चन पार्ट बी से। बाकी पार्ट ए तो बायोलॉजी वाले हैं मैम, व्हाट कैन वी डू। नेगेटिव मार्क लेके आया हूं। पेपर को ना ऐसे घोल के पी लिया है, आपके सारे कैलकुलेशंस इतने ऑफ है कि भाई इतने क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 40 मेरे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आई फास्ट का स्टूडेंट और केसी, जी केसी सर का स्टूडेंट होने का ही, सर का एनालिसिस मुझे इतना, मतलब आई लव यू सर, मतलब उसके लिए मतलब इतना बढ़िया एनालिसिस होता है सर का कि वो मुझे एक बहुत सॉफ्ट चीजें कर देता है जो हार्ड चीजें हैं। तो ये एनालिसिस था, इवन मुझे यूनिट के टॉपिक से पता था कि यहाँ से इस बार ये क्वेश्चन चांसेस है, वो हुआ। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया CSIR वालों में, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार ज्यादा थे ना मैम, तो वो प्रॉब्लम थी। जी तो बहुत बहुत अच्छा कि आपके सारे कैलकुलेशंस इतने प्रॉम्प्ट थे कि भाई मुझे पता है, आपको सब ऑलरेडी पता था कि क्या करना है, क्या गलतियां लास्ट टाइम की थी आपने। एंड ये बहुत अच्छा डिसीजन है आपका कि 10 यूनिट्स को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करो। गिन के 6 यूनिट मत जाना बच्चों कि भाई हम 5 और 6 करेंगे, उतनी भी उतना भी रिस्क मत लो, पर कम से कम 8 to 10 आप प्रॉपर्ली करो। बाकी आप चाहो तो स्किप करो, चाहो तो एक टॉपिक अगर आपको आता है तो पढ़ लो। डेवलपमेंट बायोलॉजी लोग बोलते हैं इजी, पर अगर आपको लगता है कि नहीं यार उसमें क्यों रिस्क लेना, मुझे बाकी के तो आते हैं, गुड डिसीजन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी होनी चाहिए आपके पास में कि आप लोगों के बहकावे में, लाइक उनकी बातों में ना आ जाओ। आपका स्ट्रेंथ क्या है आप उसको पकड़ के आगे चलो, ना कि आपको लोग क्या बता रहे हैं उसके हिसाब से चलो। So that was a good decision for you. Please tell me कि आप जब एग्जाम सॉल्व करते हो तो आपका क्या सीक्वेंस होता है सॉल्व करने का? ABC के थ्रू जाते हो या पहले C सॉल्व करते हो? What is your strategy? लास्ट 2 एग्जाम में मेरी स्ट्रेटजी CBA रही है, ठीक है ना, CBA। बट इस बार ये ऐसा था प्लान कि जो मैंने मॉक टेस्ट लगाए थे तो उनमें मैं पार्ट बी को पहले निपटा देता था। उसमें से अपन ये करते थे कि फर्स्ट लुक पे यदि 20 to 18 क्वेश्चंस मुझे मिल गए या 15 to 18 मिल गए तो कंफर्ट जोन रहता था थोड़ा सा। मुझे ये लगता था पार्ट बी एक्चुअली डिफिकल्ट है और वो हुआ मेरे साथ। एक्चुअली मैं पार्ट सी में 21 क्वेश्चंस करेक्ट करके आया और पार्ट बी में 14 क्वेश्चन वही रैंक मेरी गिरा दिया है मैम। तो इस बार का ये था जी हाँ, तो पार्ट बी को पहले मैंने क्या किया कि पार्ट बी को अटेम्प्ट जो अपना मॉक टेस्ट था, तो पार्ट बी फिर सी फिर ए, है ना। ए में आया तो ठीक है, नहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अपना कोई फूफा जी नहीं है कि उसको पकड़ के रखोगे कि उससे शादी नहीं होने वाली है, तो उसको करके छोड़ देते। अपने सर भी मतलब सर को मैं रेगुलर देखता रहता था, मैं ऐसा बिहेव करता था अपने से कि आई एम फर्स्ट स्टूडेंट। मैं फॉरगेट कर दिया, मुझे पूरा भूल गया कि अभी मैं 2 बार नेट किया हूँ, ये सब ईगो हटा दिया, तब जाके ये हो पाया मैम। तो मैं बार बार सर की वीडियो देखता रहता था कि कोई नई स्ट्रेटेजी बताए। तो इस तरह से पहले बी को मैंने अटेम्प्ट किया, तो बी में इस बार 15 क्वेश्चन मिल गए मेरे हिसाब से, ठीक है। फिर सी अटेम्प्ट किया, फिर ए गया, फिर रिवाइंड जब किया तो फिर बी गया, फिर तो दिमाग ही काम करना चालू कर दिया, पता ही नहीं चला सी कब गए बी कब गए। लास्ट टाइम एक पैनिक लेवल जब वो हो जाता है। तो ऐसा रहा मैम, BCA रहा इस बार का। लास्ट 2 एग्जाम्स में CBA रहा, है ना। तो ये रहा, ठीक है जी। सो आई थिंक आपने आपके सेल्फ एनालिसिस से आपको ये बात समझ में आई थी कि भाई
कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, कहाँ पे मेरी गड़बड़ हो रही है। तो बच्चों, मॉक टेस्ट हम इसलिए बोलते हैं बच्चों को देने को, बिकॉज मॉक टेस्ट आपके लिए एक तरीका होता है सीखने का, आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाने का कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, कि आपको पहले ए पार्ट सॉल्व करना है, आपको सी से स्टार्ट करना है। ये हर एक का स्ट्रेंथ, हर एक का वीकनेस अलग होता है। कुछ बच्चों का होता है कि भाई ए और बी में तो सिंबल वाले क्वेश्चन से, सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन तो पहले अटेम्प्ट कर देंगे, फिर लास्ट में हम सी को उठाते हैं। कुछ लोग का होता है कि नहीं, फ्रेश माइंड है, पहले सी को स्टार्ट करते बाद में और बी की तरफ आएंगे। तो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका वीकनेस क्या है, उसके हिसाब से आप लोग प्लानिंग कर सकते हो। तो मुझे बताइए कि व्हाट अबाउट द न्यूमेरिकल्स पार्ट, आपको अच्छा लगता है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना, हाउ यू डेल्ट विद दैट? मैम सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना, ये एक बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ यही दिक्कत हो जाती है कि न्यूमेरिकल के बट कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे थे जिनको डील किया जा सकता है, जैसे हार्डी वीनबर्ग और कुछ क्वेश्चन जैसे जेनेटिक के कुछ क्वेश्चन थे। पर इस बार का बहुत मैम मुझे ये लग रहा है कि पिछले दो एग्जाम से जेनेटिक जितना इजी था ना मैम, जैसे डिलीशन मैपिंग वगैरह आ जाती है वो तो सिंपल, इस बार से उनका बड़ा कॉम्प्लेक्स टाइप में क्वेश्चन करने लगे हैं, है ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस जैसे वो 3 पॉइंट क्रॉस वगैरह का है और जीन का डिस्टेंस निकालना वगैरह वो तो हो जाता है, पर बहुत ऐसा जैसे बायोकेमिस्ट्री को तो मैं टच भी नहीं करता, अपन के काम का है ही नहीं। अपन भूल जाते, उनको नहीं देखना है, क्योंकि उसमें पता होता क्या है मैम मतलब न्यूमेरिकल्स में कि आपको माइक्रो मिलीग्राम दिया है और आपने मिस्टेक से उसको यूनिट को नहीं चेंज किया तो फिर वो गलत आंसर हो गया ना। तो इजीली हो जाते, तो वो हमको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। पता चले आपने मिलीग्राम में रखा है, उधर आंसर और किसी यूनिट को उसने माइक्रो मिलीग्राम में देख रखा है, तो और थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है मैम। तो न्यूमेरिकल को मैं थोड़ा सा इकोलॉजी इवोल्यूशन के जो हार्डी वीनबर्ग हैं और कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल को टच करता है, यदि अपने फेवर में है तो। नहीं तो कुछ ऐसे भी हार्डी वीनबर्ग से भी ऐसे कभी क्वेश्चन हो जाते कि मैंने उसको नहीं कर पाता था, लीव इट, नो मैटर। तो बिल्कुल सही बात है कि जो आपको इजी लगते हैं न्यूमेरिकल्स, आपने उसको ट्राई किया, बहुत अच्छी बात है कि आपको हार्डी वीनबर्ग जेनेटिक्स आता है, उतना करो। नहीं आता है, आप उस पर बहुत टाइम दोगे प्रिपरेशन के दौरान, हो सकता है एग्जाम में वहां से क्वेश्चन भी आएगा, पर आप में कॉन्फिडेंस अगर नहीं है वो अटेम्प्ट करने का, तो फिर वो पूरी मेहनत वेस्ट है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है कि जो आपकी स्ट्रेंथ, आपको जो लगता है कि यार न्यूमेरिकल्स ये वाले मुझसे हो जाएंगे, उसको प्रॉपर्ली टारगेट करोगे तो डेफिनेटली आप उसको अचीव कर लोगे। ओके, वन मोर थिंग, आपका स्केड्यूल क्या होता था प्रिपरेशन के दौरान? आप कितना टाइम कैसे डिवाइड करते थे कि भाई आप एजुकेटर से पढ़ रहे हो, कितना टाइम आप सेल्फ स्टडी कितना करते थे, रिवीजन कैसे करते थे, प्रैक्टिस कितना करते थे, तो आपका स्केड्यूल क्या था उस टाइम पे? मैम शेड्यूल अब क्या ही बताऊं, लास्ट टाइम में थोड़ा बहुत हेक्टिक था, मतलब इतना हेक्टिक था कि देखने वालों को भी लगते था यदि इसका इस बार नहीं हुआ तो इसका माइंड क्रैक हो जाएगा। क्रैक होगा, पक्का क्रैक हो गया तो इसका एग्जाम क्रैक हो जाएगा ये। तो मेरे लिए तो एग्जाम ही क्रैक था, लेकिन लोगों को ये लगता था क्रैक तो हो गया तो इसका एग्जाम या तो ये, इतना मतलब हेक्टिक बना दिया इस बार। नॉन स्टॉपेबल था मैम, नॉन स्टॉपेबल था। मम्मी थी, मतलब मेरा शेड्यूल इस तरह से हो गया था लास्ट टाइम का बात है मैम। मई से बात, जब मई का टाइम आया था, जब अपन मैपिंग सीरीज पे इंटर कर चुके थे, तो अपन का ये रहता था कि मतलब पूरी नाइट वाली स्टडी करता था। मतलब मान लीजिए 7 o'clock बैठा तो चाय पी के, इसमें 3 सेशन होते थे मैपिंग सीरीज में। कभी आप अप्लाइड बायोलॉजी लेके आती है, कभी कोई जेनेटिक लेके आता है, ऐसे करके। तो एक सेशन को देख के गैप लेके पढ़ता, तो रात के 8 से लेके 11-12 बजे तक अपना ये सब देखता, पूरे मैपिंग सीरीज देखता। फिर उसके बाद वो उनके जो इम्पोर्टेंट चीजें आप लोगों ने बता दिया, तो अपनी शॉर्ट नोट प्रिपेयर करके रखा था, तो उसमें देखता हाँ ये चीजें हैं, उसको एक बार तो माइंड में रिकॉल होता रहता। इस तरह करके 4 से 5-6 बज जाते सुबह मुझे, और मस्त 6 बजे अपन उठते और बेडरूम पे जाते, सो जाते, 12 o'clock पे फिर जगते। फिर इसके बाद का जो शेड्यूल था मेरा, तो मॉक टेस्ट देना है, क्योंकि 10 यूनिट से ये और 5 यूनिट, मतलब 15 मॉक टेस्ट तो देना है। और 2 मॉक टेस्ट एक दिन में दे ही नहीं सकते हो आप, यदि एफिशिएंटली देना चाहते हो, एफिशिएंस मैनर पे देना चाहते हो, तो 2 दे ही नहीं सकते हो। तो 15 डेज का तो था ही था। तो अपन 1 o'clock से फ्रेश होते, 1 o'clock to 4 o'clock तक
एकदम प्रॉपर मॉक टेस्ट देते और उसमें मार्क्स भी मेरे अच्छे आते, 150 आते, 140 मतलब उसमें यूनिट टेस्ट में, और मॉक टेस्ट में भी बढ़िया आते, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में। लास्ट जब अटेम्प्ट कर मतलब 5 मॉक टेस्ट थे ना मैम, तो 5 मॉक टेस्ट में चौथा मॉक टेस्ट 145 था। तो मैंने कहा 5th वाला देते ही नहीं है, कहीं ऐसा हुआ कि कम हो गया तो कॉन्फिडेंस डाउन। तो वो थोड़ा सा 4 बजे तक रहता, फिर इसके बाद डिस्कशन देखता मैम। ऐसा नहीं करता कि कोई हर एक डिस्कस जो क्वेश्चन में से आ गया ना, उसमें भी कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई टेबल से क्वेश्चन, कोई शॉर्टकट पता चल जाता है, तो सर लोग क्या शॉर्टकट पता चल जाता है। दूसरी चीज ही मान लीजिए डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज, तो जो आंसर है तो वो तो ठीक है बता दिया, फिर दूसरी बैक्टीरियल भी डिसीज बता, जो 3 ऑप्शन है तो इससे ये डिसीज होता है, तो दैट गिव्स अस रिकॉलिंग। तो इसके बाद ये होता, मतलब 6 बजे तक ये सब अपन निपटा देते, फिर वही शेड्यूल हो जाता। मतलब किसी से मिलना जुलना पता नहीं, मुझे याद ही नहीं कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है। कई रिश्तेदार आते तो बैठा रहता था, वो पूछ रहे हैं कुछ, तो हो गया अपना दिमाग में चलता भी रहता था मैं, मेरा कहाँ तक पहुंचा, क्या प्रोग्रेस है, ऑल दिस थिंग हैपेंड टू मी। ओके ग्रेट। सो बहुत अच्छा स्केड्यूल था आपका, डेडिकेटेड थे, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे जान के। क्रैक जरूर होगा या तो एग्जाम या हाँ, ये मुझे भी लग रहा था कि अच्छा होता मैम, बिल्कुल। इतना स्ट्रेस हो जाता है ना मैम। एक स्टूडेंट है, मैं तो थोड़ा सा ठीक है, अभी मेरी एज भी है। जो नए बच्चे होते इतने पैनिक लेवल पे होते हैं, वो इतने पैनिक लेवल पे होते हैं कि क्या ही बताएं। तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, और पापा लोग भी मना करते थे कि मुझे लगता है कि CSIR वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है कहा जाए लाइफ साइंस का। तो थोड़ा सा चीजें और माइनर चीजें क्या होती है मैम, बाउंड्री पे अपन फेल होते हैं, है ना। वो बाउंड्री में जाके फेल होते हैं ना, जो फर्स्ट टाइम क्वालिफाई, और क्वालिफाई भी वहीं से होते हैं। अभी जैसे अपन है 170 रैंक है, तो हालांकि रैंक तो 300 के आसपास भी चली जाती है, पर कुल मिला के वो जो हमारा मार्क्स है तो एक ब्रॉड लेवल मीडियन है, मतलब वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो थोड़ा सा पापा लोग भी कहते थे कि अभी तुम्हारा नेट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, पर नहीं मैम, CSIR लेके जाना था मैम, तो लगा रहा उसके लिए। बढ़िया। अच्छा, एक और चीज बताओ कि आजकल बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो आपने ऐसा कुछ प्रॉब्लम झेला है जब आप प्रिपेयर कर रहे थे? अब पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे तो चलेगा। जी मैम, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होता था, कई सारी चीजें होती है जी। कंट्रोल क्या ही है मैम, कंट्रोल क्या करना है कि यही सोचना है कि ये तो यूट्यूब ही चला लो, या तो फिर कर लो भाई। अभी लिस्ट में नाम आने के लिए कुछ तो कुछ ना करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीजें हुई, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, तो उनसे भी बहुत झगड़ा हुआ, कई की बात नहीं करते हो, ऐसा है वैसा है, बदल गए हैं, ये सब चीजें आती रहती है ना। तो हमने कहा अभी हमने कुछ अचीव ही नहीं किया है, कहाँ से बदल गए। तो और मेन चीज कभी क्या होता है, जब हेक्टिक हो जाता था माइंड, तो वो रील्स वगैरह हो जाती थी, तो कभी कभी ऐसा हो जाता, देखने लगता, पर एक ओपन हो जाता कि नहीं, क्यों वेस्ट कर रहे हैं टाइम। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट मेरे दिमाग में थी, क्योंकि ऑनलाइन था सब, तो मेरे पास 1.5 GB का डेटा रहता था, तो मैं ये सोचता था यदि मैं ये खत्म किया तो फिर मैपिंग सीरीज नहीं देख पाऊंगा। यही कारण था कि उसको सामने रखा था, है ना। और उसके पहले अपन डिस्कशन भी देखते थे, तो इस तरह करके थोड़ा सा बचा के रखते थे। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं थी। बिल्कुल। तो आई थिंक बच्चों ने वाईफाई नहीं लगाना चाहिए, अपना डेटा लिमिटेड रखो, 1.5 GB रखो कि भाई इसमें मुझे लेक्चर भी देखना है, मुझे यूट्यूब देखना है, मुझे डिस्कशन, पढ़ाई को डेडिकेट करो, हर चीज डेडिकेट कर लें तो ठीक रहता है मैम। बाकी डिस्ट्रैक्ट होने को तो होते हैं, अभी ऐसी एज में भी है कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बट फाइनली यही एज भी तो है संभालने की मैम ना, तो वो दिक्कत है, थोड़ा सा होना करना पड़ता है। ओके, तो आपने जैसे कि बताया कि आपने इसके पहले 2 बार LS क्वालिफाई किया है, JRF के आपको थोड़ी सी और ज्यादा टाइम लगा है, तो इस पूरे जर्नी में कभी बहुत ऐसे डिप्रेशन या कुछ बहुत सैड कभी हुए हो आप कि भाई आपको उभरने को टाइम लग रहा है, या आप हमेशा ऐसे मोटिवेटेड रहे हो? हुआ बहुत डिप्रेस्ड हुआ। मुझे लगता था जब मैं स्टार्टिंग करने वाला था,
तो कुछ पर्सन थे, कुछ लोग थे, तो उन्होंने ये कहा था कि CSIR JRF एक, एक्चुअली मैम मैं सच बताता हूँ, एक मैं लाइब्रेरी ज्वाइन किया था तो एक फ्रेंड मिला था, तो वो बोल रहे थे कि वो आपकी तरह MSc बॉटनी में थे और वो JRF की तैयारी कर रहे थे और JRF की 3-4 साल तैयारी किए, है ना, ऐसा करके कह रहे थे और बोल रहे थे कि फिर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उनकी तबीयत खराब हो गई। तो कभी कभी मेरे दिमाग में यही आने लगता था मैम कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ हाथ भी नहीं लगे, और मतलब वो थोड़ा सा लगता था, क्योंकि मैम इतना वास्ट सिलेबस है CSIR का, इतना वास्ट सिलेबस है कि उन चीजों को रखना, और मतलब इवन आप इम्पोर्टेंट टॉपिक करें तो आपकी एक बढ़िया नोट्स बन जाए, तो वो डिप्रेशन तो आता था। और एक चीज ये रहता है कि CSIR JRF तो एक फेलोशिप है और एलिजिबिलिटी है, इसके बाद तो जॉब भी नहीं, तो जॉब का आगे का प्रोसीजर होगा वो ठीक है, कॉन्फिडेंट, पर जॉब भी नहीं, तो ये भी लगता है यदि CSIR JRF हो जाएगा उसके बाद क्या प्लान रहता, फिर कहता है अरे यार JRF तो होने दो, फिर उसके बाद प्लान बनते रहेंगे। और लकीली मैम जिस दिन मेरा रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, उसी दिन मेरी ज्वाइनिंग हो गई आकाश में, उसी दिन आकाश में, मतलब आकाश में जस्ट ज्वाइनिंग हुई और PDF अपलोड हो गया CSIR वालों, तो हमने कहा सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डेफिनेटली, बिल्कुल। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है। मुझे इतना बताओ अभी कि हु यू वांट टू डेडिकेट दिस सक्सेस, आपके साथ में कौन कौन रहा है आपकी इस जर्नी में, इसका थैंक यू बोलना चाहोगे इसमें? मेरी जर्नी में मतलब अभी क्या है ना कि जब सूखा पड़े और कोई साथ खड़े रहे तो उन्हीं के चेहरा आएगा। तो पहले तो मेरे मम्मी पापा थे, मेरे दोनों भाई और मेरे दोस्त, सभी दोस्त थे, साहिल थे, एक दीपक, विक्रांत, अब किसका नाम, मतलब सभी दोस्तों, और सभी उन्हीं लोगों का प्यार रहा, उन्हीं लोगों की दुआएं रही। वो मुझे कॉल करके पूछते रहते कि भाई इस बार तो तुम्हारा JRF है। रोहित एक हमारे साथ थे, तो वो लोग कहते यू आर JRF ब्रो, वी आर नॉट सेम ब्रो। जब मैं कहने लगता कि अच्छा है, तो वो यही उसका ट्यून रहता था कि वी आर नॉट सेम ब्रो, यू आर सुपीरियर, यू विल बी JRF, लाइक दैट। तो बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे सभी टीचर्स, मतलब मेरे सब फैमिली मेंबर्स एक सपोर्टिव रहा, उनको ये लगता था, और वही डर तो था मुझे, दैट लेड मी टू डिप्रेशन। वही मुझे चीजों को डिप्रेस कर देती कि ये लोग इतना आशा कर रहे हैं, कुछ रिश्तेदार भी थे, सब कोई अच्छा आशा करते हैं, उनको लगता है कि अच्छा क्या हुआ, तो एक मोटिवेशन रहा। तो उसमें सबसे, और बाकी IFAS की टीम, डॉक्टर केसी सर इज माई बेस्ट मेंटर, मतलब मुझे लगता है कि उन्होंने जितना मुझे पढ़ाया नहीं होगा उससे ज्यादा उनका इनडायरेक्टली मोटिवेशन, कभी भी मैसेज कर देता, बीइंग अ को फाउंडर इतने बड़े इंस्टीट्यूट के हैं, तो सर ने हमेशा रिप्लाई किया, मतलब क्यों पता नहीं क्यों, लेकिन उन्हें हमेशा रिप्लाई किया, ऐसा करना है, कुछ भी लिख देता, यस नो में जवाब दे देते, दैट वाज सफिशिएंट, दैट वाज मोटिवेशन। डीजे सर, आप लोग, मैम, पूरी टीम जो थी, और इसके अलावा भी नीलेश सर भी रहे, तो उनका इकोलॉजी, इवोल्यूशन और चीजें, तो मतलब पूरी टीम, मतलब मुझे लगा कि पूरी शक्ति मेरे पीछे थी। तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगता थी कि हाँ मैम, मुझे अभी कोई ऐसा एग्जाम प्रिपरेशन में कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई कंपटीटर है मैं, मतलब एक लिटरली बता रहा हूँ, मेरे क्लास के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था कि जो मेरे से कंपटीशन करता रहा हो, कोई कंपटीशन नहीं, करते रहे होंगे तो मुझे नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी से कंपटीशन नहीं किया, सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, सबसे बढ़िया यारी है। और फाइनली मेरे 10-15 ग्रुप थे मैम, 10-15 में सबका JRF LS हुआ, जो मतलब हमारे टच में थे, हम लकी थे कि वो, मतलब सब मतलब जो भी टच में रहा, सोनाली हो गई, सोनम हो गई, आपका साहिल हो गया, सब हुआ, सबका JRF हुआ, और इन JRF नहीं हुआ, नैन्सी हो गई, ये इनका LS हुआ, मतलब 10 से 15 लोग, सबका कुछ। अनीता सैनी का शायद आपने इंटरव्यू लिया हो या फिर प्लान हो, तो वो उनका भी ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 144 है, तो वो रहे, तो अपन का ये इतना बढ़िया हेल्दी फ्रेंडशिप का जोन रहा, ये बहुत अच्छी कोई कंपटीशन जैसी भावना नहीं, बहुत लकी रहा, हालांकि था, यस, जर्नी आपकी इतनी लॉन्ग है कि कंपटीशन कहीं नहीं होना चाहिए आप में, जर्नी इतनी अच्छी है आपकी, दोनों सब सपोर्ट करके एक दूसरे को आगे बढ़े हैं, तो इससे सभी का फायदा हुआ है, सभी का रिजल्ट भी आया है।
Yes. हालांकि कुछ उसमें से ग्रुप थे जो कंपटीशन करते थे अपने में, पर जो मेरा सर्किल था हमने कहा अरे भाई क्या दिक्कत है, 140 लाओ 120 लाओ क्वालिफाई कर लोगे, ऑल इंडिया रैंक 50 रहो या 300 रहो। हाँ ये ध्यान देना है कि ऑल इंडिया, यदि एलएस में ऑल इंडिया रैंक 1 लग गई और ये जेआरएफ में 350 लग गई, लेकिन पैसे 350 वाले में मिलेंगे, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ तक बातें थी। तो मुझे ये लगता है कि मेरी जो पावर रही है, मेरे फ्रेंड उनका इतना बढ़िया पॉजिटिव वेव थी मेरे लिए, और मुझे नहीं लगता कि कोई मेरा फ्रेंड मेरे से जीलस फील करता होगा। जस्ट बी कूल ब्रो ऐसा बोल देते थे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ऐसे करके। तो बढ़िया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, काफी कुछ स्टोरीज आपसे पता चली है। कोई लास्ट मैसेज जो आप देना चाहोगे, जो भी आपके जूनियर्स है, जो आपके फ्रेंड्स है, मे बी एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, कोई मैसेज उनके लिए आपकी तरफ से? यस बिल्कुल बिल्कुल मैम। जूनियर स्टूडेंट जो हैं और जो फर्स्ट अटेम्प्टर हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको ये कहना चाहूंगा कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप तो पहले एग्जाम को एनालिसिस करें, पहली बात। दूसरी बात, जो एग्जाम का जो की पॉइंट है, दैट्स अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। Yes. Once you have analyzed the previous year question paper, then you can enter into the battleground. Okay. और वो कहते हैं ना एक तो बात कि मनभूमि में, रणभूमि में युद्ध खेलने से पहले मनभूमि में युद्ध खेला जाता। वो अपने को ध्यान रखना है कि जब अपन को रणभूमि में युद्ध खेलना है तो पहले मनभूमि में युद्ध खेल, है ना। शकुनी बोलते दुर्योधन से। तो वो वाला, तो जो एंट्री गेट पॉइंट है ना, तो गेट पॉइंट वहां से होता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना। तो अब ऐसा नहीं कौन से टॉपिक को आप पकड़, कौन से क्वेश्चन कर पाओगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पेपर से तो अपन एनालिसिस कर सकते हैं ना मैम, कि हम ये टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे, इससे न्यूमेरिकल आएगा तो कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं जी, है ना। छोड़ दो वहीं पास, उसमें दिमाग ही नहीं लगाओ। अभी करने लगे पूरा, मतलब ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे मिले मुझे कि वो डाउट हमेशा उसी का पूछते रहते हैं। इवन जो बहुत डिफिकल्ट है वो क्या होता है, ट्रैपिंग क्वेश्चंस होते हैं। CSIR में हमेशा ट्रैपिंग क्वेश्चन रखे जाएंगे, रखे जाते रहे हैं, रखे जाएंगे। इस बार का एक तो क्वेश्चन था मैम, जैसे आपका आइलैंड बायोजियोग्राफी से था, बहुत ट्रैपिंग क्वेश्चन था इवनिंग से। तो बच्चे उसको जल्दी में कर दिए, लेकिन मेरे को एक्सपीरियंस है कि पार्ट सी में ये क्वेश्चन है और पार्ट बी लेवल का दिख रहा है, तो पक्का ट्रैपिंग है। तो इस तरह से सब चीजें रही मैम। और मैं फाइनली स्टूडेंट को यही कहूंगा कि जस्ट स्टार्ट एंड यू कैन डू इट। राइट डाउन आई कैन एंड आई विल, फाइनल, खत्म। जी। तो डेफिनेटली काफी कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों को आपके इंटरव्यू से। आई थिंक आपका जितना एक्सपीरियंस है, आपने 3 बार अटेम्प्ट दिया है, आपने LS क्वालिफाई किया है, 2 बार आपने JRF किया है, गेट किया है, तो इतने सारा कुछ एक्सपीरियंस है जो आपको हेल्प है, जो क्वालिफाई थी JRF। आई थिंक हमारे सारे बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि क्या गलतियां नहीं करनी है और क्या करनी है टू गेट अ श्योर शॉट सिलेक्शन। So thank you so much अनुराग फॉर ज्वाइनिंग। बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड आई थिंक हमारे सारे बच्चों को भी बहुत मजा आएगा आपसे बात करके। एंड अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू यू ऑन योर रिजल्ट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपके जो भी एस्पिरेशंस है, जो आपने वो समझ के रखा था कि नहीं JRF चाहिए है, इतना पास आ कि आप 2 बार पीछे आए हो, पर आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने मेहनत की एंड आपने अचीव किया, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। तो ओके डियर, तो स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर, ध्यान रखो बच्चों, अगर आपका टारगेट है एग्जाम क्वालिफाई करना, पेशेंटली पढ़ते रहो। एंड बहुत कुछ हमने डायलॉग्स भी सुने हैं आज, तो मैंने फर्स्ट टाइम एक डायलॉग सुना है यहाँ पे, हालांकि है शकुनी मामा का, पर बात बिल्कुल सही की गई थी कि फाइनल एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट जरूर दे के देखो कि आपको पता चले कि कैसे लड़ना है फाइनल एग्जाम। तो डू वेल, प्रिपेयर वेल। हम आपको मिलेंगे बहुत जल्दी विद सम न्यू सेशंस एवरीवन। Till then, take care, bye bye, have a great day and a very happy learning.